वीडियो ऑन कीजिए जल्दी से। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। वीडियो ऑन कीजिए। देखिए, कल हम लोग टू ब्लॉक सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे और मैंने ये कहा था कि अगर दोनों सिस्टम पे, मतलब कि टू ब्लॉक सिस्टम पे दोनों पे फोर्सेस लग रहे हैं तो क्या क्या होंगे। तो पॉइंट्स तो मैंने बता दिए थे कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं ताकि चीज़ें और क्लियर हो। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा कि टू ब्लॉक सिस्टम है, एक 1 kg है और एक 2 kg है। यहाँ पे वैल्यू दी हुई है म्यू एस की वैल्यू 1 kg 2 kg। ये वाला तो ले लिया था ना। हाँ, 1 kg 2 kg ले लिया था। वैल्यू 2 kg एंड 4 kg। म्यू की वैल्यू दी हुई है 0.5 और यहाँ पे म्यू की वैल्यू दी हुई है 0.2। मैंने कहा कि दोनों पे फोर्सेस लग रहे हैं, एक पे लग रहा है 20 न्यूटन और एक पे लग रहा है 30 न्यूटन। अब देखिए, पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था कि हम लोग सबसे पहले क्या मान के चलेंगे कि दोनों के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं। सबसे पहला स्टेप ये मानेंगे कि अगर दोनों के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है तो A1 ऊपर वाले का एक्सेलरेशन, ऊपर वाले का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा। A1 मैंने ऊपर वाले के लिए माना है, ठीक है। तो A1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाई मास। फोर्स कितना दिया हुआ है, फोर्स कितना है 20 न्यूटन है ना ऊपर वाले पे फोर्स, डिवाइडेड बाई मास। मास कितना है 2, इसका मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नीचे वाले के लिए मान लीजिए, नीचे वाले के लिए मैंने एक्सेलरेशन A2 माना, तो A2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाई मास। लेकिन अगर मैं नीचे वाले का एफबीडी ड्रॉ करूं तो नीचे वाले के एफबीडी के लिए आगे की तरफ फोर्स तो 30 न्यूटन लग रहा है और पीछे की तरफ तो ये वाला फ्रिक्शन लगेगा ना। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बेटा कितनी होगी, म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू है 0.2 और एन की वैल्यू बताइए कितनी है, एन की वैल्यू कितनी है 60। ये कितना हो जाएगा 12 न्यूटन। और मैंने मान लिया इसका एक्सेलरेशन A2 है, तो ये कितना हो जाएगा 30 माइनस 12 डिवाइडेड बाई मास। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 28, कितनी आ रही है कैलकुलेट कीजिए, सॉरी 12 18 4.5।
अब इसमें किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है? अगर मैं ऊपर वाले का देखूं, ऊपर वाले का एक्सेलरेशन ज़्यादा है, तो जो अपर ब्लॉक है, इससे मैंने कंक्लूजन क्या निकाला? अपर ब्लॉक is moving forward with respect to lower block. क्यों? क्योंकि A1 is greater than A2 है। यह समझ में? ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक के रेस्पेक्ट में आगे मूव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? सो फ्रिक्शन will act in backward direction on 2 kg। 2 kg वाला ब्लॉक पे कहाँ लगेगा फ्रिक्शन? पीछे की तरफ, क्योंकि 2 kg तो आगे मूव कर रहा था ना 4 kg के रेस्पेक्ट में। चलिए, यहाँ तक तो मेरे को डायरेक्शन पता चल गया कि ये डायरेक्शन वाली चीजें। अब इसके बाद मैंने क्या बोला था? ये तो सबसे पहले मेरे को फ्रिक्शन का डायरेक्शन पता चल गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट मैंने बोला था कि हम लोग क्या मानेंगे कि दोनों ब्लॉक के साथ में मूव कर रहे हैं। ये बोला था ना कि दोनों ब्लॉक आपके साथ में मूव कर रहे हैं। सपोज बोथ ब्लॉक आर मूविंग टुगेदर। ठीक है, दोनों अगर साथ में मूव करेंगे तो टोटल मास कितना हो गया? 6 kg। 6 kg पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है? देखिए 30 + 20 50 न्यूटन। और ग्राउंड इनकी तरफ पीछे फोर्स कितना लगा रहा है? कितना लगा रहा है? 12 न्यूटन। और इसका एक्सेलरेशन कितना है? ए। तो क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई मास। ये वैल्यू कितनी आ रही है? 50 - 28 38/6 मतलब 19/3। आ रहा है समझ में? मैंने मान लिया कि दोनों साथ में मूव करें तो एक्सेलरेशन इतना होगा। ठीक है, अब किसी भी ब्लॉक को या तो 2 kg को देखिए या तो 4 kg। तो 2 kg और 4 kg किसी को भी देखिए, तो मैं 2 kg का बनाता हूँ एफबीडी। 2 kg पे आगे फोर्स कितना लग रहा है? कितना था? 20 न्यूटन। इस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा ना, तो मैंने फ्रिक्शन पीछे बना लिया। और इसका एक्सेलरेशन कितना है बेटा? 19/3। ठीक है, क्योंकि दोनों को तो एक साथ ही मैंने माना था। अब अगर यहाँ पे मैं निकालूं 20 - F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ से देखिए F की वैल्यू कितनी आ रही है? 20 - 2 इंटू ए 38/3। तो ये वैल्यू आ रही है 22। 60 - ए 22/3 न्यूटन। यही आ रहा है ना? यहाँ पे जो आपने निकाला, इसके लिए एफ एक्स मैक्स की वैल्यू बताइए कितनी होगी? म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू 0.5 और एन की वैल्यू 20, दैट मीन्स 10 न्यूटन। एफ एक्स मैक्स तो 10 न्यूटन होगा। ये जो 22/3 आ रहा है, क्या ये 10 न्यूटन से छोटा है? यस और नो? छोटा है ना। 22/3 मतलब 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 7.3। तो ये तो 10 न्यूटन से छोटा है। फ्रिक्शन इज लेस देन 10 न्यूटन, मतलब कि दोनों के बीच में कौन सा फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर दोनों के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, इसका मतलब दोनों
साथ में मूव करेंगे, और साथ में मूव करेंगे, उन दोनों का एक्सीलरेशन क्या होगा निकाल लीजिए। और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, 22/3। समझ में आया कि नहीं? कॉन्सेप्ट जो पढ़ाना था वो समझ में आया कि? मैंने यही बोला था ना कि F1 F2 अगर दोनों पे फोर्सेस लग रहे हैं तो हम लोग सबसे पहले मान के चलेंगे कि दोनों के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। A1 A2 की वैल्यू निकालेंगे। अगर A1 इज ग्रेटर देन A2 आ रहा है, इसका मतलब ऊपर वाला ब्लॉक आगे मूव कर रहा हो तो उस पर फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ। अगर A2 इज ग्रेटर देन A1 आ रहा है, इसका मतलब नीचे वाला ब्लॉक आगे मूव कर रहा है ऊपर के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब नीचे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ। यही कहा था ना। फिर मैंने पहला स्टेप क्या बताया कि मैं दोनों को मानूंगा कि एक साथ मूव कर रहे हैं, दोनों एक साथ मूव करेंगे तो एक्सीलरेशन निकाल लूंगा। उस एक्सीलरेशन से मैं किसी भी एक के एफबीडी में पुट कर कर फ्रिक्शन की वैल्यू निकालूंगा। अगर वो फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम आ रहा है तो मैं क्या कहूंगा, ये पॉसिबिलिटी है। अगर उससे ज्यादा आ रहा है इसका मतलब दोनों अलग अलग मूव कर रहे होंगे। अगर उस फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन के अंदर आ गई तो मतलब कि दोनों के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। दोनों के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगेगा, जब दोनों साथ में मूव कर रहे होंगे। अगर उस लिमिट के बाहर चला गया, अगर बाई चांस माने यहाँ पे जो आपने फ्रिक्शन की वैल्यू निकाली ये 10 न्यूटन से ज्यादा आता, 12 न्यूटन आ जाता, ठीक है, इसका मतलब जो मैंने सोचा वो गलत सोचा। मैंने क्या सोचा कि दोनों साथ में मूव कर रहे होंगे, तो इसका मतलब दोनों साथ में मूव नहीं करेंगे। तो मैं दोनों का एफबीडी अलग अलग करके A1 A2 की वैल्यू निकाल लूँ। आ रहा है समझ में? चलिए, अब मैं क्वेश्चन दूंगा, प्रैक्टिस करना है बस। कॉन्सेप्ट ये था, अब सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन। नोट कर लिया? कहानी जरूर लिखिएगा, कहानी मतलब कॉन्सेप्ट। सेम एनालिसिस कीजिए जल्दी से।
बेटा सेम कॉन्सेप्ट है जो अभी आपने किया है, सेम उसी तरीके से। जितीश, आप एक क्लास में आते हैं, एक क्लास में नहीं आते हैं, क्यों? सर नेटवर्क प्रॉब्लम जी सर, अब ठीक। राहुल हुआ? यस सर। चलिए देखते हैं। अभी मैं सबसे पहले क्या मानूंगा, A1 A2 मान लूं कि दोनों का एक्सेलरेशन कितना होगा। अगर मैं ऊपर वाले का एक्सेलरेशन निकालूं, इसका A1 एक्सेलरेशन, ये मान के चलूंगा कि दोनों के बीच में कोई भी फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा। तो अगर मैं A1 निकाल लूंगा तो A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A1 इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई मास, मतलब कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं A2 इसके लिए निकालूं, अगर मैं A2 निकालूंगा तो बेटा 10 kg का एफबीडी देखे ध्यान से। तो 10 kg का जो एफबीडी होगा, इस पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, और इस फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, म्यू इंटू एन। और एन की वैल्यू कितनी है, 5, 15, 25, 125, मतलब कि 15 न्यूटन, है ना। और इस पे आगे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, 25 न्यूटन। तो इसका एक्सेलरेशन ए टू कितना हो जाएगा, 25 - 15, दैट मीन्स 25 - 15, मतलब कि 10/10, मतलब ये भी कितना आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, इसका मतलब दोनों एक साथ मूव करेंगे और दोनों के बीच में फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 0। खत्म। ये तो सिंपल था क्वेश्चन, तो यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया। ये पॉइंट लिखवाया था ना कल। यस सर। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ बोथ, एक्सीलरेशन फाइंड होता है, सेम वही है, सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट है, बस इसको मैंने वर्टिकल में लगा दिया। हिंट दे रहा हूँ, हिंट सुनिए ध्यान से। आपने वर्टिकल वॉल के साथ दोनों मास को लगा के रखा है। अगर मैं 1 kg वाले मास पे देखूं, तो 1 kg वाले मास पे नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, 1G, मतलब 10 न्यूटन। अगर मैं 2 kg वाले मास को देखूं, तो 2 kg वाले पे नीचे फोर्स कितना लग रहा है, 2G, मतलब कि 20 न्यूटन, है ना। अब इसको मान लीजिए हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए इसी फिगर को आप हॉरिजॉन्टल बना लीजिए। तो 1 kg पे राइट हैंड साइड में कितना फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन। और 2 kg पे राइट हैंड साइड में फोर्स कितना लग रहा है, 20 न्यूटन। और ऊपर से फोर्स कितना लग रहा है, 40 न्यूटन। तो कॉन्सेप्ट तो वही है ना। मैं तो A1 निकालूंगा, A2 निकालूंगा, दोनों का एक्सेलरेशन अगर सेम आ रहा है तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा। अगर A1 ग्रेटर है, A2 ग्रेटर है, तो बताया था कहाँ। चलिए कीजिए, हिंट यही काफी है, घबराना नहीं है वर्टिकल को देख के। सर मेरे फोन में स्क्रीन शेयरिंग हो गया। स्क्रीन क्लियर नहीं हो रही है। होगी सर अब।
कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए, सेम कॉन्सेप्ट है। सर कार्तिक को एंटर कर लो। चलिए पहले तो इधर हम लोग थोड़ा सा एफबीटी के बारे में बात करें। यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल देखूँ, इसके सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये इस पे नॉर्मल N1 लगा रहा होगा, तो ये भी इस पे नॉर्मल N1 लगा रहा होगा। तो मैं तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देख रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे 1 kg पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। 1 kg पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक N1 और एक 40 न्यूटन। तो N1 की वैल्यू कितनी आ गई? उसी तरीके से 2 kg पे भी नॉर्मल कितना लग रहा होगा? 40 न्यूटन। ये तो समझ में आ रहा है ना। मैं हॉरिजॉन्टल यहाँ पे 40 न्यूटन लगा रहा हूँ, तो नॉर्मल भी 40 न्यूटन लगेगा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कॉमन सेंस नहीं आया समझ में? मैं 40 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ वॉल पर, तो वॉल भी मेरे ऊपर 40 न्यूटन का फोर्स लगाएगा ना। तो सिंपल यहाँ पे देखिए 1 kg 2 kg रखा हुआ है। 1 kg 2 kg को मेरे को अगर ऐसे पोजीशन पे रखना है, तो मैंने 40 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो अगर मैं 40 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, तो हर एक सरफेस के कॉन्टेक्ट के बीच में भी तो उतना ही फोर्स लगेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में तो मूवमेंट हो ही नहीं रहा। अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा तो एफबीटी बना के भी मैंने समझा दिया। ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसका मूवमेंट तो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। ब्लॉक तो नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा ना। चलिए अब इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल बना लेते हैं। ये मैंने बना लिया। मैंने कहा ये 2 kg का ब्लॉक है।
ये 1 kg का ब्लॉक था। इस पे इधर कितना फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, और इस पे इधर कितना फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, है ना। अब यहाँ पे एफ एक्स मैक्स की वैल्यू कितनी आई थी, एफ मैक्स की वैल्यू म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.4 इंटू एन, एन कितना है 40, तो ये कितना आ जाएगा 16 न्यूटन। उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम लोग एफ मैक्स की बात करें, एफ मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.2 और एन की वैल्यू कितनी है 40, ये हो जाएगा 8 न्यूटन। ठीक, अभी हम लोग मान के चलेंगे कि पहले वाले का एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन a1 मान लिया, तो एक्सेलरेशन a1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा नेट फोर्स डिवाइडेड बाई मास, नेट फोर्स कितना है 10 न्यूटन डिवाइडेड बाई मास, ये तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं 2 kg वाले की बात करूं तो 2 kg वाले के लिए a2 एक्सेलरेशन, तो ये कितना हो जाएगा 20 माइनस एफ, एफ कितना है 8 डिवाइडेड बाई मास, तो ये कितना आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कौन आगे मूव कर रहा है, पहला वाला ब्लॉक। अगर पहला वाला ब्लॉक आगे मूव कर रहा है तो इस पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, वो सब तो अलग बात है। सबसे पहले हमने क्या मान लिया कि दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, बोथ मूव टुगेदर। अगर दोनों साथ में मूव कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा नेट फोर्स, नेट फोर्स नीचे की तरफ कितना लग रहा है 10 + 20 30, और पीछे की तरफ 8 डिवाइडेड बाई मास 3, कितना हो जाएगा 22/3। सर सातवें को क्लास में ऐड कर दो। ये लिए इतना क्या अंदर बाहर होते रहते। कहाँ चला गया स्क्रीन, तो 22 डिवाइडेड बाई 3, ये आ गई एक्सेलरेशन। अब इस एक्सेलरेशन से हम लोग क्या करेंगे, फ्रिक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो मैं 1 kg का एफबीडी देखूँ, तो 1 kg का एफबीडी पे ध्यान से देखें, 1 kg, इधर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, इसमें फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, और इसका एक्सेलरेशन कितना आया 22/3, तो 10 माइनस एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ से एफ की वैल्यू निकाल लीजिए, 10 माइनस 22/3 की वैल्यू आ जाएगी 8/3। 8/3 क्या एफ एक्स मैक्स से कम है, हाँ, ये तो 16 न्यूटन था ना, तो इसका मतलब ये पॉसिबल है। अगर ये पॉसिबल है तो इसका मतलब दोनों साथ में मूव करेंगे और एक्सेलरेशन कितना होगा 22/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आया, एक ही तरीके के क्वेश्चन है ये तीसरा या चौथा क्वेश्चन है एक ही तरीके का, बस इसको वर्टिकल में बनाने के कारण आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, दोनों पे फोर्स नीचे लग रहे हैं ग्रेविटेशन के कारण। आ रहा है समझ में, यस सर। हालत खराब हो रही है क्या, अभी तो और टिपिकल प्रॉब्लम करवाने हैं, अभी से हार मान के बैठ जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। अभी तो मैंने 2 ही ब्लॉक लिए हैं, अभी तो 5-6 ब्लॉक लूंगा, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, 5 ब्लॉक। मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाने के लिए ये सब करवा रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस आ जाए। चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन एक और कर, ये वाला क्वेश्चन प्लीज आप लोग पूरा सॉल्व करेंगे और हर एक का आंसर सही आना चाहिए। मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ अब आपको ये समझ में आ गया, तो मैं 4 ब्लॉक के अभी क्वेश्चन करवाऊंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बहुत आसान होता है।
फाइंड एक्सीलरेशन। मेरे ख्याल से 2 क्लासेस और लगेंगी। आप लोगों का वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। कोशिश करूंगा फ्राइडे तक आप लोगों को फ्रिक्शन खत्म हो जाए। और स्कूल में कहाँ तक पढ़ा दिया? इलेवेंथ वाले स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ, स्कूल में कहाँ तक पढ़ा दिया? तालीफ। कहाँ तक पढ़ाया तालीफ? अरे अनम्यूट करने में इतना टाइम लगता है? पता नहीं सर, मैं करते नहीं क्लास में। हैं? मैं नहीं पता करता नहीं, तो। आप नहीं करते हैं क्लास? नहीं अच्छा ठीक है। दिया? सर वो पावर एंड एनर्जी खत्म हो गया, अब हाफ ईयरली चल रही है। वर्क पर एनर्जी खत्म करवा दिया? यस सर। राहुल? सर सर्कुलर खत्म होने वाला है। अच्छा, सर्कुलर खत्म होने वाला है कि मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन अ प्लेन। और आजाद? सर, राहुल सिंह। अच्छा। पलक? सर्कुलर मोशन खत्म होने वाला है। जितीश? सर वर्क जितीश? एनर्जी खत्म होने वाला है सर, अभी हाफ ईयरली चल रहे हैं। अच्छा ठीक है। तो स्कूल में तो जितनी चीजें बताई जा रही हैं, स्कूल के पेपर के हिसाब से आप लोग उतनी चीजें कम से कम पढ़ते रहिएगा, क्योंकि वो लोग टेस्ट वहीं से देंगे। लेकिन हम लोगों को भी वर्क पावर एनर्जी तक पहुंचने में अभी लगेगा 1 2 3 1 महीना लग जाएगा लगभग। अभी सर्कुलर मोशन ही बहुत बड़ा है, छोटा मोटा चैप्टर नहीं है सर्कुलर मोशन, बहुत सारी चीजें। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, हर एक का आंसर आना चाहिए। सेम क्वेश्चन है जैसा भी करवाया था।
जितेश गायब हो गए। चलिए एक और क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख लीजिए। मैं ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, हर एक का हो जाना चाहिए, ऑलरेडी बता चुका हूँ। सेम एज इट इज क्वेश्चन है, बट डेटा को चेंज कर दिया है। ये 5 के लिए। अगर आप डेटा चेंज करने के बाद भी क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे तो इसमें फिर आपकी बहुत बड़ी गलती है। इसमें भी आपको फाइंड एक्सीलरेशन एंड फ्रिक्शन, फाइंड एक्सीलरेशन एंड फ्रिक्शन, सेम क्वेश्चन, दोनों एक ही तरीके के क्वेश्चन है, बट डेटा चेंज किया और कुछ नहीं। कॉन्सेप्ट वही है कि कैसे प्रोसीड करना है। सबसे पहले ये मान के चलें कि पूरा सिस्टम एक साथ मूव कर, मतलब सिंपल A1 निकालेंगे, A2 निकालेंगे और उसके हिसाब से आप लोग फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालेंगे। तो उसके बाद ये मान के चलेंगे कि दोनों क्या है, साथ में मूव कर रहे हैं, साथ में मूव कर रहे हैं तो उसका एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग फ्रिक्शन निकालेंगे। अगर वो फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन के अंदर आ रहा है तो दोनों साथ में मूव कर रहे होंगे, अगर अंदर नहीं आ रहा तो दोनों अलग अलग मूव करेंगे, अलग अलग मूव करेंगे तो दोनों का अलग अलग एवरेज बनाइए और एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, खत्म। यही सिंपल सा बेसिक सा फंडा है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, एक और क्वेश्चन। ये पार्ट खत्म हो गया, 2 ब्लॉक सिस्टम। एडवांस वाले क्वेश्चन आज करवाऊं कि बाद में, आप ही लोग बोलिए। देखो फ्रेश माइंड चाहिए समझने के लिए, अगर दिमाग काम नहीं कर रहा तो बता दीजिए, बाद में करा दी सर। बाद में करवाऊं। चलिए सही है, आप लोगों की शक्ल ही बता देती है, ऐसे उदास होके बैठते हैं, पता नहीं क्या करवा रहा हूँ। मजबूरी है, इंजीनियरिंग में बेटे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्या किया जाए। मैं आसान आसान से पढ़ा के छोड़ दूं तो फिर एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। चलिए फिगर ड्रॉ कीजिए।
देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले कहानी सुनिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में कहानी बताऊंगा, तभी हम लोग पढ़ कर सकते हैं क्वेश्चन को। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं कि आपका 2 kg का ब्लॉक, ये भी 2 kg है, ये भी 2 kg है, ये भी आपका 2 kg है, टू kg। तो मैंने कहा कि यहाँ पे मैंने कहा कि 2 kg पे नीचे फोर्स लग रहा है 2g, मतलब कि 20 न्यूटन। अगर दूसरी तरफ जो इंक्लाइंड सरफेस है, इंक्लाइंड सरफेस पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg sin थीटा। तो सिंपल सा है ना, इंक्लाइंड सरफेस से ब्लॉक पे कितना फोर्स लगता है, mg sin थीटा। याद आ रहा है, स्टार्टिंग में बताया था इंक्लाइंड सरफेस पर अगर कोई ब्लॉक रखा है तो नीचे की तरफ फोर्स लगता है mg sin थीटा। तो यहाँ पे जो 2 kg वाला वर्टिकल वाला जो ब्लॉक है, उस पे फोर्स लगता है नीचे की तरफ 20 न्यूटन 2g, लेकिन जो इंक्लाइंड सरफेस पे ब्लॉक है उस पे फोर्स कितना लग रहा है mg sin थीटा। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा जो पॉइंट बोलो उसको ध्यान से सुनेगा। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने बताया था कि हम लोग क्या मानेंगे कि आपका कोई भी फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा। अगर कोई भी फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा तो उसके हिसाब से हम लोग ये पहले डिसाइड करें कि ब्लॉक कहाँ पे मूव करेगा या मूव करने की कोशिश करेगा, तभी तो मैं फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकाल सकता हूँ। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे निकालूं, ठीक है। तो पहले इस वाले सिस्टम पे अगर मैं ध्यान से देखूं, जो वर्टिकल वाला 2 kg है उस पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है 2g, मतलब 20 न्यूटन। और जो इंक्लाइंड प्लेन वाला 2 kg वाला ब्लॉक है उस पे नीचे फोर्स लग रहा है 2g sin थीटा, मतलब कि sin 53 की वैल्यू 4/5 मतलब 16 न्यूटन, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स लग रहा है 16 न्यूटन का, और राइट हैंड साइड वाले 2 kg ब्लॉक पे लग रहा है फोर्स 20 न्यूटन का। तो बॉडी कहाँ मूव करनी चाहिए, राइट साइड में कि लेफ्ट साइड में, राइट साइड, राइट साइड। है ना, क्योंकि 20 न्यूटन ज्यादा। तो अगर ये 20 न्यूटन की तरफ अगर बॉडी मूव कर रहा है, इसका मतलब जो इंक्लाइंड प्लेन पे 2 kg ब्लॉक है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अगर इंक्लाइंड प्लेन पे ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब जो फ्रिक्शन लगेगा वो पीछे की तरफ लगेगा, है ना। तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा तो उसका एफबीडी अलग बनाएंगे। मेरे को तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने माना था कि स्मूथ सरफेस है, और उसी तरह से 2 kg का हम लोग एफबीडी बनाएंगे उसके हिसाब से एक्सेलरेशन टेंशन जो भी है। तो हमारे पास दो इक्वेशन, दो अननोन, टेंशन और एक्सेलरेशन के टर्म, और उसके बाद हम लोग एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेंगे दो इक्वेशन से सॉल्व करके, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आ गई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद एक्सीलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आ गई, इसका मतलब जो हमारा ब्लॉक है वो रेस्ट पे होगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं, ध्यान से समझिएगा ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि आपने तो डायरेक्शन सबसे पहले यही मान के निकाला कि बॉडी के बीच में कोई भी फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा। अगर कोई भी फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा तो आपने डायरेक्शन पता लगा लिया कि बॉडी कहाँ मूव करेगी। तो बॉडी कहाँ मूव करेगी उसके हिसाब से आपने फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकाला, लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया सॉल्व करने पे। तो अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया, नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि मैंने तो पहले ये माना था फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन नहीं है तो उसके हिसाब से सिस्टम कहाँ मूव करेगा ये आपने एज्यूम कर लिया, और उसके हिसाब से आपने फ्रिक्शन का डायरेक्शन पता लगाया। लेकिन इत्तेफाक से जब क्वेश्चन को सॉल्व किया तो एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आ गई। मेंस में ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है आईटी मेंस में। बच्चे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, अच्छा एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव आ गया, इसका मतलब जो डायरेक्शन मैंने अज्यूम किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। यही तो करते आ रहे थे इससे पहले कांस्टेंट मोशन में, कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा था तो मैं कह रहा था कि जो डायरेक्शन मैंने अज्यूम किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी। लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन आ गया, फ्रिक्शन पूरा काम खराब करता है। मैंने तो ये माना कि स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस के हिसाब से बॉडी कहाँ मूव करेगी, ये पता लगते ही मेरे को डायरेक्शन पता चल गया फ्रिक्शन का क्या आना चाहिए। लेकिन जब मैंने एफबीडी बनाया उसके बाद फ्रिक्शन को इंक्लूड करते हुए जब एक्सेलरेशन निकाला तो एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आ गई। इसका कतई मतलब नहीं हुआ कि जो डायरेक्शन मैंने माना वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। बेटा अपोजिट डायरेक्शन में हो तो फ्रिक्शन भी तो चेंज हो जाएगा, कॉमन सेंस लगाइएगा, ठीक है। इसलिए अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाए इसका मतलब जो ब्लॉक है वो क्या है, रेस्ट पोजीशन।
बस जो बताया वो लिख लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सभी लोगों ने वीडियो ऑफ करके बैठे हैं। मेरे को तो लग रहा है कि आप लोग सिर्फ टॉलरेंस पावर को चेक करें मेरे। पलक, आज हमने जो चीजें की, ठीक है, टू ब्लॉक सिस्टम पे दो दो फोर्सेस लगा दिए, ठीक है, और आगे जो दो क्लास में मैं पढ़ाऊंगा, समझ में नहीं आता है आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मेडिकल में कभी नहीं आता, ठीक है। मेडिकल में जो स्टार्टिंग में टू ब्लॉक सिस्टम करवाए थे ना, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन, बस वही दो क्वेश्चन कर लीजिए, इसके अलावा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक। मैं कल भूल गया शीट प्रोवाइड करना, अभी मैं शीट आप लोगों को सेंड कर देता हूँ। कम से कम पलक आप स्टार्ट कर दीजिए एनएलएम के क्वेश्चन कर, ताकि आपको पता चले कि हाँ मेडिकल में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकती हैं कि अगली जो दो क्लास होगी फिजिक्स की, उसको अटेंड ही मत कीजिए, ऐसा कर सकती हैं, वो आपकी मर्जी है, करना चाहे तो कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा मत सोचिएगा कि मैं इतनी सारी चीजें बता रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा। मैं पहले ही बता दूंगा कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं। मैं आज ही बता दे रहा हूँ कि फ्रिक्शन का जो स्टार्टिंग पार्ट हमने पढ़ा था टू ब्लॉक सिस्टम का, उसमें जो स्टार्टिंग के दो तीन क्वेश्चन किए थे, बस वही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद में जितनी कहानी आज पढ़ा रहा हूँ या जितनी कहानी अगले दो लेक्चर में पढ़ाऊंगा, वो मेडिकल में जरा सा भी नहीं पूछा जाता। मेडिकल में सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इतने टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते और ना ही आएंगे कभी, ठीक है पलक। चलिए फिर हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो दो क्लास में कोशिश करूंगा कि आपका ये फ्रिक्शन पार्ट खत्म हो जाए, उसके बाद सर्कुलर मोशन स्टार्ट करूँ, ठीक है। और शीट अभी मैं सेंड कर रहा हूँ और लिख दूंगा, सिर्फ मेडिकल वाले में लिख दूंगा जहाँ ये मैं ओनली फॉर मेडिकल स्टूडेंट, और उसके अलावा जो शीट दूंगा वो आईटी वालों के लिए रहेगा, ठीक है। अभी मैं थोड़ी देर में ग्रुप में डाल दूँ। चलिए ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम।